हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन कैसे वर्क करती है और ये इम्यून सिस्टम को कैसे ट्रिगर करती है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन को डेवलप किया गया है गैमेलिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा। इस वैक्सीन का टाइप है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें वेक्टर जो है वो एडिनो वायरस है और इसमें एडिनो वायरस का वीकेंड वर्जन यूज़ किया गया है, उसे वीक करके यूज़ किया गया है। और जो SARS-CoV-2 है, कोरोना वायरस का स्मॉल पार्ट इसमें यूज़ किया गया है। ये 2 कंपोनेंट वैक्सीन है। इसमें 2 सीरोटाइप यूज़ किए गए हैं एडिनो वायरस के, AD5 और AD26। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। हमारी सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सेल के DNA होता है और ये DNA का काम होता है, DNA एक जेनेटिक मटेरियल है और इसका काम होता है DNA से बनता है RNA और इस RNA से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म होती है। सेल को जो भी काम करना होता है, सेल प्रोटीन के थ्रू उस काम को करती है, लेकिन उस प्रोटीन को बनाने वाला कौन होता है? DNA, क्योंकि DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन। DNA से RNA बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। RNA से DNA को भी बनाया जा सकता है और जब RNA से DNA को बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का रिवर्स हो रहा है। ये देखिए, कोरोना वायरस का सबसे पहला हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये कोरोना वायरस है। इसके बाहर सरफेस पर लगे हुए हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ये स्पाइक प्रोटीन्स इसको होस्ट सेल से अटैच करने में हेल्प करते हैं और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वैसे वायरस जो होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। तो जो कोरोना वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, लेकिन सभी सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA होता है। वायरस सेल्स की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, ये होस्ट के अंदर ही अपने आप को रेप्लिकेट कर पाते हैं और जब ये होस्ट के अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, तभी ये इनएक्टिवेट होते हैं, क्योंकि इनमें वो सेलुलर मशीनरी नहीं होती जो इनको सेल्फ काम करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हेल्प कर सके। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? होस्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें ये डिसीज़ कॉज करते हैं। ये उसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपने आगे काम करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो वायरस बाहर जब रहेंगे, होस्ट के बाहर, तब ये कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें अपना होस्ट मिल जाता है तब ये एक्टिव हो जाते हैं और होस्ट के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ये देखिए, वायरस, कोरोना वायरस जो है, इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जा रहा है ये प्लस स्ट्रैंड RNA होता है, प्लस सेंस स्ट्रैंड RNA होता है। प्लस सेंस का मतलब होता है ये जो RNA है ये होस्ट सेल के अंदर जाके डायरेक्ट mRNA की तरह काम करने लगता है। इसे अपनी कोई कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी नहीं बनानी पड़ती, यही RNA इंजेक्ट होकर डायरेक्ट प्रोटीन बना लेगा। ऐसे इस टाइप के RNA के स्ट्रैंड को हम बोलते हैं प्लस सेंस या फिर प्लस स्ट्रैंडेड RNA। स्पुतनिक 5 में हमने एडिनो वायरस का वीकेंड वर्जन यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड डिसीज़ कॉज करता है अपने होस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? एडिनो वायरस का वो वर्जन यूज़ करना है जो सेल के अंदर डिसीज़ ना कॉज करे जाकर, वरना होस्ट बीमार हो जाएगा। इसलिए इसको इस टाइप से बनाया गया है कि ये सेल के अंदर जाकर रेप्लिकेट ना करे, सिर्फ जो इसका जेनेटिक मटेरियल इसे दिया गया है SARS-CoV-2 का, उसको जाकर सेल के अंदर इंजेक्ट कर दे। ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये SARS-CoV-2 का जेनेटिक मटेरियल है। अभी हमने देखा कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, लेकिन हमने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बनाया है डबल स्ट्रैंडेड DNA। हमने RNA से DNA को बनाया और उस DNA को हमने रखा किसके अंदर? एडिनो वायरस के अंदर। यहाँ पे एडिनो वायरस जो है वेक्टर का काम कर रहा है और ये जो DNA है ये आगे जाके इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करेगा होस्ट के अंदर। तो ये देखिए, 2 वर्जन है, AD26 और AD5। इसके 2 वर्जन क्यों यूज़ किए गए हैं ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, जैसे ही सेल में वैक्सीन दिया गया, इंजेक्ट किया गया, एडिनो वायरस सेल में इंजेक्ट हो गया। ये एडिनो वायरस सेल के अंदर एंटर करेगा, वैक्सीनेटेड सेल के अंदर एंटर करेगा। वैक्सीनेटेड सेल के अंदर एंटर करके ये जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देगा। इस वायरस का क्या काम है? सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देना। अब जैसे ही न्यूक्लियस में DNA आएगा, DNA से बनेगा RNA। देखिए, DNA से RNA के बनना की जो प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस में ही हो सकती है, क्योंकि जिस एंजाइम की ज़रूरत है ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो एंजाइम न्यूक्लियस में ही है। तो जब DNA से RNA बनेगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर बनेगा और RNA से प्रोटीन जो है वो साइटोसॉल में बनेगा, न्यूक्लियस के बाहर।
अब जो mRNA है उससे क्या बनेगा, उससे प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन मिलकर, बहुत सारे प्रोटीन मिलकर एक स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे। ये स्पाइक प्रोटीन सेल की सरफेस पर भी दिखाई देंगे और ये डिग्रेडेड भी हो जाते हैं, फ्रेगमेंट की प्रोसेस में भी सेल के बाहर दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स MHC फर्स्ट को शो करती हैं। MHC फर्स्ट एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का हमारे सेल के सेल्फ प्रोटीन को, और कुछ सेल्स हमारी इम्यून सिस्टम की ऐसी हैं जो MHC सेकंड को रिप्रेजेंट करती हैं। MHC सेकंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है बाहर फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनके प्रोटीन को, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस। तो जो APC हैं हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो 3 है, बी सेल्स, मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को किल करती हैं और उसको अपनी सरफेस पर दिखाती हैं कि ये बाहर से आया है, इसको हमने मार दिया है और अब इसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है ताकि कभी ये दोबारा आए तो हम इसको तुरंत किल कर सकें। ये रही हमारी APC। APC 3 टाइप की सेल्स होती हैं APC, मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल्स। जब वैक्सीनेटेड सेल्स की डेथ हो जाएगी तो डेड सेल से डेब्रिस जो निकलेगा उसमें स्पाइक प्रोटीन भी होंगे। ये APC जब देखेगी कि सेल के अंदर सेल में कोई बाहर का प्रोटीन आया था, ये तुरंत उसे इनगल्फ कर लेती है, उसे खा जाती है। खा जाने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी सरफेस पे उसे रिप्रेजेंट करती है ताकि दूसरी सेल्स उसे पहचाने कि बाहर से हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन आया है। अब T हेल्पर सेल, ये T सेल का एक टाइप है, T हेल्पर सेल। T हेल्पर सेल हमेशा MHC सेकंड को ही रिकॉग्नाइज करती हैं। T हेल्पर सेल MHC सेकंड को रिकॉग्नाइज करती हैं और ये देखती हैं बाहर से आने वाले प्रोटीन को, इसको रिकॉग्नाइज करती हैं और T हेल्पर सेल कुछ केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जो आगे चल के B सेल को एक्टिवेट करते हैं। T हेल्पर सेल ने साइटोकाइन कुछ केमिकल्स रिलीज़ किए जिन्होंने B सेल को एक्टिवेट किया। B सेल एक्टिवेट करके हो जाने के बाद डिवाइड करती है। ये 2 तरीके की सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होती है उनसे एंटीबॉडीज़ बनती है। देखिए एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जो किसी भी आने वाले पैथोजन को तुरंत जाके अटैक करती हैं और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। ये प्लाज्मा बी सेल से एंटीबॉडीज़ बनेंगी और जो मेमोरी बी सेल्स हैं उनको बॉडी में रख लिया जाएगा, फर्दर कभी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो उसके अगेंस्ट काम करेंगी। बी सेल्स में हमारी स्पेशलिटी होती है कि जैसे वैक्सीनेटेड सेल में जो प्रोटीन सरफेस पर दिखाई दे रहे थे ये डायरेक्टली उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं और जो हेल्पर सेल जो बाहर से आने वाले प्रोटीन के पेप्टाइड को दिखा रही है ये उसे भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। लेकिन हेल्पर सेल की ज़रूरत क्यों है? बी सेल को डिवाइड करने के लिए, तभी मेमोरी बी सेल्स बनाई जा सकेंगी जो फ्यूचर में कभी काम करेंगी। तो ये देखिए एंटीबॉडी बना ली गई हैं और ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं। अगर ये कोरोना वायरस के स्पाइक के अगेंस्ट बनी है तो ये उन्हीं को जाके पहचानती हैं। तो देखिए अगर फ्यूचर में कभी वायरस आ रहा है तो एंटीबॉडी उसे क्या कर रही हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 2 डोजेज़ मेनली दिए जाते हैं या इसका 1 डोज भी दिया जाता है। तो 2 डोज जो दिए जाते हैं, फर्स्ट डोज में हम AD26 का यूज़ करते हैं और सेकंड डोज में AD5 का। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रिसर्चर्स को लगा कि अब जब हम पहला डोज यूज़ करेंगे और एडिनो वायरल का 26 टाइप सेल के अंदर जाएगा तो उस एडिनो वायरस के अगेंस्ट भी, क्योंकि एडिनो वायरस भी फॉरेन है, वो भी बाहर से आया, उस एडिनो वायरस के अगेंस्ट सेल इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। और जब हम दोबारा उसी एडिनो वायरल के टाइप को इंजेक्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि सेल पहले ही उसके खिलाफ इतनी इम्यूनिटी जनरेट कर ले और उसको रिस्पॉन्स करने से पहले ही मार दे। इसलिए फर्स्ट डोज में AD26 और दूसरे डोज में AD5 को यूज़ किया गया कि पहले डोज में जब सेल इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी एडिनो वायरस के अगेंस्ट भी, तो जब हम दूसरा डोज देंगे तो कहीं पहले ही उसे किल ना कर दिया जाए। तो इसलिए रिसर्चर्स ने इसमें 2 सीरोटाइप यूज़ किए। स्पुतनिक 5 का एक और वर्जन है स्पुतनिक लाइट, जिसमें एक ही सिंगल डोज दिया जाता है AD26 का, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 2 डोज के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। तो गैमेलिया के अकॉर्डिंग जितनी अभी तक इन्फॉर्मेशन है इसकी एफिशिएंसी रेट 91.4% है और जो सिंगल डोज जो स्पुतनिक लाइट यूज़ की जाती है उसकी एफिशिएंसी 79.4% है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं और जो सेल्स जो किल कर रही हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, वो
कुछ टाइम के लिए ही होती हैं, तो कुछ टाइम बाद एंटीबॉडीज़ क्या होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। 1 महीने बाद इनका क्या होने लगता है, ये कम होने लगती हैं सेल्स में। लेकिन जो मेमोरी बी सेल्स जो बनी हैं सेल में, वो 20 से 21 साल तक के लिए बॉडी में रहेंगी, और वायरस जब कभी फ्यूचर में आएगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगी। तो इस तरीके से जो स्पुतनिक 5 है वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जनरेट करेगी, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी। इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के बाद हमारी सेल्स को इसको कैपेबल बनाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ और मेमोरी बी सेल्स बना सकें, ताकि वो मेमोरी बी सेल्स कभी फ्यूचर में कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आए तो उसे पहचाने, और उसे पहचान के तुरंत उसको क्या कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें, ताकि उसे रेप्लिकेट करने का टाइम ना मिले। इस सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। और अगर कोरोना वायरस का नेचुरली इन्फेक्शन होता है तब वो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, और हमारी बॉडी को उसे पहचानने में टाइम लगता है। तो वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन ये काम करती है, एक तो वैक्सीन हार्मफुल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या किया गया है, ऐसा उसमें मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया गया है जिससे कि हमारी सेल को हार्म ना हो, लेकिन सेल बाहर से आने वाले पैथोजन को पहचान भी ले, ताकि कभी फ्यूचर में वो पैथोजन आए नेचुरल फॉर्म में तो उसे तुरंत डिस्ट्रॉय किया जा सके। थैंक यू गाइस।